हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर 5 जो सम्मिश्र संख्याएं हैं उसके विविध प्रश्नावली की। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है i टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई टू द होल पावर 25 इस पूरी ब्रैकेट का होल क्यूब। क्योंकि एक पहली प्रश्नावली का एक बेसिक क्वेश्चन है, चलिए वो बता देता हूं कि आई की पावर का मान कैसे निकालते हैं। जो लोग शायद अभी तक नहीं सीख पाए हो वो दोबारा सीख सकते हैं। आई की कोई भी पावर हो उसका मान हम कैसे निकालते हैं। देखिए मैंने आपको पहली प्रश्नावली में यानी 5.1 में ये बात बताई थी, आई की हम किसी भी पावर का मान निकालें अगर वो 4 से बड़ी है तो हम 4 से उसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचेगा भाग करने के बाद वही आई की पावर बचती है। अब जैसे आई की पावर 18 है, अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूं तो 4 चौक 16, शेषफल कितने बचे 2, तो ये आई स्क्वायर ही माना जाएगा। जो शेषफल में बचेगा वही पावर आएगी। प्लस 1 की पावर कोई भी संख्या हो वो 1 ही होती है बटे आई की पावर 25। देखिए 1 की पावर 25 वो तो 1 ही हो गया, बटे में क्या है आई की पावर 25। चलिए वो भी इसी में कर देता हूं, आई की पावर 25। आई की पावर 25 अगर मैं 4 से भाग करता हूं, 4 गुणा 6 24, शेषफल कितना बचा 1, तो वो आई ही बचा क्योंकि आई की पावर 1 वो आई ही हो गया। देखिए मैंने इसी स्टेप में कर दिया, आई की पावर 25 वो किसके इक्वल हो गया आई के, पूरी ब्रैकेट का होल क्यूब। अब चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। देखिए मैंने आपको यह बात भी बताई है, कहीं भी अगर आपको लगे कि आई स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका मान होता है -1। कहीं भी अगर आपको लगे कि आई स्क्वायर लिखा हुआ है उसका मान कितना होता है -1। अब देखिए प्लस के 1 अपॉन आई, या तो मैं इसका एलसीएम भी लेता तब भी मुझे बाद में करना पड़ता, मैं यही कर देता हूं। ये काम मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, कभी भी आपको लगता है कि बटे में आई है तो आप इसका परिमेयकरण कर दें। और परिमेयकरण का मतलब मैंने क्या बताया था, जो ये हर में संख्या लिखी होती है, क्योंकि बटे में आई नहीं होना चाहिए कभी, इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दें आप। अब ये प्लस के आई है तो इसका कॉन्जुगेट क्या है माइनस के आई, हम माइनस के आई से गुणा कर देते हैं, अंश में भी और हर में भी। ये सिर्फ इसलिए करते हैं, देखिए इससे सॉल्व करना थोड़ा इजी पड़ेगा। माइनस के 1, देखिए माइनस के आई की 1 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस के आई, चलिए मैंने अभी एक ब्रैकेट में ही रहने दिया इसको, माइनस के आई बटे माइनस के आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर। तो माइनस आई स्क्वायर का मतलब आई स्क्वायर खुद -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस के 1, इसका भी होल क्यूब। तो ये माइनस के आई अपॉन 1, ये माइनस के आई ही बचा। देखिए मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं, माइनस के 1 माइनस के आई, इसका भी होल क्यूब, क्योंकि माइनस के आई बचा। अब हमें इसका होल क्यूब करना है, तो चाहे मैं एक काम कर सकता हूं, देखिए सीधा भी कर सकता हूं होल क्यूब, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का होल क्यूब वो तो माइनस ही होगा, चलिए यहां लिख दिया a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब 1 प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, यानी 3 इंटू 1 इंटू आई, 3i ब्रैकेट में a प्लस बी, माइनस आई क्यूब का मान माइनस आई, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, प्लस के 3i प्लस के 3i स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान, चलिए मैं एक बार ब्रैकेट में दोबारा लिखता हूं, 1 3i माइनस आई प्लस के 2i। आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये -3 हुआ, 1 -3 -2, और -2 और एक माइनस पहले ही बाहर है, +2 -2i। ये आता है देखिए सॉल्व करके, और ये व्यंजक जो आपको दिया गया था इसका आंसर एक सम्मिश्र संख्या है, ना ये शुद्ध वास्तविक है ना ये शुद्ध काल्पनिक है, ये कैसी संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या।
ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि पहली एक्सरसाइज में इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, आई की पावर का मान कैसे निकालते हैं या किसी व्यंजक को कैसे सॉल्व करते हैं, मानक रूप में कैसे लाते हैं। किसी सम्मिश्र संख्या का मानक रूप वो देखिए यही होता है, कोई भी उत्तर आपको लाना है वो उसको मानक रूप में ही लेके आना है। चलिए कंप्लीट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन ये प्रूव करने का है, ये इस तरीके से लिखा है, ये मैंने लिखी अपनी तरफ से। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ही दो पार्ट किए, पहला पार्ट ये है, ये दूसरा पार्ट है। Z1 और Z2 अगर दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो ये इन्होंने इस तरह से लिखा RE Z1 Z2। RE का मतलब होता है रियल यानी वास्तविक, यानी Z1 इंटू Z2 जो संख्या होगी उसका वास्तविक भाग वो केवल हमें चाहिए और वो इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। और IM का मतलब होता है इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक भाग। अब इसके लिए देखिए प्रूफ करने के लिए यहां Z1 और Z2 कोई संख्याएं तो आपको दे नहीं रखी, वो मैं मान लेता हूं। चलिए माना Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस IY1, और ऐसे ही दूसरी संख्या यानी कि Z2 वो मैंने ये मान ली X2 प्लस IY2। अब देखिए Z1 इंटू Z2 हमें इनकी गुणा करनी है, तो ये भी खुद एक सम्मिश्र संख्या होगी क्योंकि मैंने आपको पहली बात बताई थी दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल वो भी एक सम्मिश्र संख्या ही होती है। अब इनके अगर मैं गुणा करता हूं, चलिए यही कर देता हूं, X1 X2 प्लस I X1 Y2 प्लस I X2 Y1 प्लस I स्क्वायर Y1 Y2। देखिए I स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये माइनस के Y1 Y2 वो मैंने इसके साथ ले लिया क्योंकि किसी भी संख्या को लिखने का देखिए जो मेथड होता है वो यही होता है सही मेथड कि उसका वास्तविक भाग हम अलग कर लें और काल्पनिक भाग अलग, यानी कि मानक रूप में। इन दोनों में I कॉमन, X1 Y2 प्लस X2 Y1, ये तो इनकी गुणा आई, ये इसका वास्तविक भाग है, ये इसका काल्पनिक भाग है। अब देखिए मैं इसके दो पार्ट कर देता हूं जैसे आपको दे रखे हैं। पहला पार्ट इन्होंने देखिए इस तरीके से लिखा RE Z1 Z2, इसका मतलब है Z1 गुणा Z2 जो एक सम्मिश्र संख्या है इसका केवल वास्तविक भाग हमें लिखना है। तो Z1 गुणा Z2 को देखिए ये संख्या है, इसका वास्तविक भाग ये देखिए मैं लिखता हूं आपके सामने X1 X2 माइनस Y1 Y2। अब ये भी इन्होंने इस तरीके से लिखा है जैसे ऊपर आपके सामने लिखा है क्वेश्चन में। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या है, देखिए X1 वो यहां लिखा है और ये जो X1 है वो इस संख्या का वास्तविक भाग है क्योंकि देखिए यहां पर वास्तविक क्या है X1, ये Z1 का वास्तविक भाग है, तो इन्होंने जो X1 को लिख दिया वो इस तरीके से लिख दिया Z1 का वास्तविक भाग। ऐसे ही देखिए X2 वो इस संख्या का वास्तविक भाग है, तो X2 को क्या लिख दिया, इस संख्या का वास्तविक भाग, माइनस Y1 देखिए फिर यहां पे Y1 है वो इस संख्या का काल्पनिक भाग है क्योंकि I आ रहा है, तो ये देखिए यहां लिख दिया माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और Y2 वो Z2 का काल्पनिक भाग है, इसे क्या लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही प्रूव करना था आपको। अब ये पार्ट मैंने लिखा है अपनी तरफ से इस तरीके से, इमेजिनरी पार्ट यानी इस संख्या का काल्पनिक भाग, वो मैं दिखाता हूं आपको, ये लिखा है X1 Y2 प्लस X2 Y1। चलिए यहां पे अब इसी को मुझे लिखना है इस तरीके से। चलिए देखते हैं क्या आएगा। X1 ये लिखा है यानी रियल पार्ट ऑफ Z1, Y2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2,
प्लस x2 रियल पार्ट ऑफ z2 और y1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। ये भी हो गया, देखिए कंप्लीट। ये मैंने लिखा था अपनी तरफ से, ये आपकी बुक में दिया। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आता है प्रूव करने के लिए, आप z1 और z2 को ये संख्याएं मान के प्रूव करके दिखा सकते हैं। ये कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, x1 प्लस i/1 और x2 प्लस i/2। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पहले मैं आपको तीसरा क्वेश्चन ही बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, यदि x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, तो हमें यह प्रूव करके दिखाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन 11 भी है, वो आपको होमवर्क में करना है। दोनों का मेथड सेम है। इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आपको मिले, यानी जैसे एक सम्मिश्र संख्या आपको दी है वो दूसरी सम्मिश्र संख्या के इक्वल है, और आपको ये चीज दिखानी है इस तरह से जिनमें सारे वर्ग ही आ रहे हैं। देखिए हर जगह आप देखेंगे x का भी वर्ग है, y का भी वर्ग है, a वर्ग, b वर्ग, c वर्ग और d वर्ग। तो आपको एक काम करना है, जो भी ये समीकरण आपको दे रखी है इसे तो आप माने समीकरण नंबर 1, हम दोनों पक्षों का संयुग्मी लेंगे। ये मैं लाइन में लिख देता हूं यहां पर, दोनों पक्षों का संयुग्मी लेने पर क्या, देखिए दो सम्मिश्र संख्याएं अगर इक्वल हैं तो उनके संयुग्मी भी इक्वल ही होंगे। और मैंने आपको ये बात बताई थी, कोई भी सम्मिश्र संख्या है अगर हम उसे सम्मिश्र संख्या से भाग करें तो वो खुद एक सम्मिश्र संख्या होती है, और किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल भी एक सम्मिश्र संख्या ही होती है। तो ये खुद एक सम्मिश्र संख्या है, और दो सम्मिश्र संख्याएं जब आपस में बराबर होती हैं तो उनके संयुग्मी भी आपस में कैसे होंगे, बराबर। अब संयुग्मी के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो काल्पनिक भाग है केवल उसका चिन्ह बदलता है, यानी जो x माइनस आई वाई संख्या है इसका संयुग्मी होगा x प्लस आई वाई। वर्गमूल, ये मैंने आपको नियम लिखवाया था, अगर z1 बटे z2 कोई सम्मिश्र संख्या है जिनमें दो सम्मिश्र संख्याएं हैं z1 और z2, तो उस पूरे का संयुग्मी उनके अलग अलग संयुग्मी के इक्वल होता है, यानी कि a प्लस आई बी बटे c प्लस आई डी, यानी z1 बटे z2 का संयुग्मी बराबर z1 का संयुग्मी बटे z2 का संयुग्मी। पूरे नंबर का जो संयुग्मी होगा वो इनके अलग अलग संयुग्मी के भागफल के इक्वल होता है, जैसे मैंने लिखा। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब अगर हम इनकी गुणा कर दें, यानी x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई, वर्गमूल के अंदर इनकी गुणा करें, a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी बटे c माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी। ये देखिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको यही काम करना है, दोनों पक्षों का संयुग्मी लेने। लेकिन आप लोग ये बात ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 11 में बटे में दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखें, ये एक वास्तविक संख्या ही है, इसमें आई तो कहीं आ ही नहीं रहा, इसका संयुग्मी आप लिखेंगे तो वो यही आएगा, क्योंकि इसमें आई तो है ही नहीं, इसका संयुग्मी तो 2x स्क्वायर प्लस 1 ही होगा।
ये बात आप ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि इसे 2x² माइनस 1 लिख दें, इसका संयुग्मी खुद यही होगा, क्योंकि एक शुद्ध वास्तविक संख्या है और शुद्ध वास्तविक संख्या का संयुग्मी खुद वही संख्या होती है। अब देखिए, अगर हम इनकी गुणा करें तो ये वर्गांतर का सूत्र बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी देखिए यही आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे, यहां भी देखिए यही आया, आई स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर का मान -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लेकिन आपको ये नहीं लाना, देखिए इसका भी वर्ग है, तो एक काम और बचा, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यही उत्तर देखिए आपका आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन की तरह है, वो भी आपको होमवर्क में करना है। अब तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, एक ध्रुवीय रूप का कराता हूं। देखिए 5 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसके 2 पार्ट हैं, दूसरा आप होमवर्क में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी दे रखा है इस तरह से आगे, वो भी चलिए आप होमवर्क में करें। इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करना है। ध्रुवीय रूप की मैंने आपको एक पूरी प्रश्नावली बताई है, प्रश्नावली 5.2, लेकिन उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सारी संख्याएं मानक रूप में थी, यानी x प्लस आई वाई या x माइनस आई वाई। ये नहीं है, ये पहले हमें मानक रूप देखिए करनी पड़ेगी, और मानक रूप में करने के लिए या तो मैं 2 प्लस आई के होल स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करूं, ऊपर भी और नीचे भी, या पहले चलिए इसका वर्ग कर देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या आएगा ये 1 प्लस 7i, आई स्क्वायर का मान -1, 4 माइनस 1 3। ये देखिए अभी ये अंश बटे हर के रूप में है, अंश में भी एक सम्मिश्र संख्या है, हर में भी एक सम्मिश्र संख्या है। ये क्वेश्चन आपको यहां से भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ये भी कोई मानक रूप नहीं है। मानक रूप देखिए तभी आएगा जब हम इसके अंश में और हर के संयुग्मी से गुणा कर दें, अब आएगा देखिए ये मानक रूप, यानी इक्वल टू, चलिए मैं गुणा करता हूं ऊपर 3 प्लस 4i प्लस 21i प्लस 28i स्क्वायर बटे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर 16i स्क्वायर इक्वल टू, चलिए मैं आगे लिख रहा हूं, आई स्क्वायर का मान -1, तो माइनस के 28, 3 माइनस 28 माइनस के 25, और 21i प्लस 4i प्लस के 25i, आई स्क्वायर का मान -1, 9 प्लस 16 25, और 25 अगर हम कॉमन ले लें ऊपर तो 25 से 25 तो कट जाएगा, बचा क्या माइनस के 1 प्लस के आई, ये हुआ देखिए। अब इसे हमें बदलना है ध्रुवीय रूप में, तो चलिए मैं एक बार फिर बता देता हूं पूरा। जो भी संख्या आपको ध्रुवीय रूप में बदलनी है, सबसे पहले आपको देखिए यही ध्यान रखना था, वो मानक रूप में होनी चाहिए। ये मानक रूप में नहीं थी, पहले उसे मानक रूप में कन्वर्ट किया। अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, माना 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही था देखिए, क्योंकि किसी संख्या का ध्रुवीय रूप
वो यही होता है। r से मैंने गुणा की, अब इनके वास्तविक और काल्पनिक भाग अगर अलग अलग बराबर करें तो वास्तविक वास्तविक के बराबर, काल्पनिक काल्पनिक के बराबर, यानी r cos थीटा तो हो गया माइनस के 1 और r sin थीटा ये 1 आई है, आई से आई तो कट गया, तो r sin थीटा प्लस के 1। अब देखिए मैंने आपको जब बताई थी बात ये, अगर हम इनका वर्ग करके जोड़ दें यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इसमें कॉमन, ये देखिए मान 1 होता है क्योंकि आप लोग पढ़ते आए हैं। बचा क्या, केवल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी r इज इक्वल टू अंडर रूट 2। देखिए दोबारा कह रहा हूं प्लस ही आएगा केवल, माइनस यहां पे नहीं आएगा क्योंकि ये मापांक है। सम्मिश्र संख्या का मापांक मूल बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी होती है, वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। चलिए r का मान आ गया, अब आता है थीटा का मान निकालना। r का मान मैंने दोनों समीकरणों में रखा, अंडर रूट 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1 और अंडर रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस के 1। अंडर रूट 2 को हम बटे में ले गए, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 को हम यहां भी बटे में ले गए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2, यानी थीटा। हाँ अब पहले देखिए ये देखना है आपको थीटा कौन से चतुर्थांश में है। ऐसा कौन सा चतुर्थांश हो सकता है जहां कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। कॉस तो नेगेटिव हो, साइन पॉजिटिव, वो सेकंड चतुर्थांश होता है। और वैसे भी देखिए क्लियर होती है बात यहां पे, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, ऐसा सेकंड चतुर्थांश ही होता है। कहीं से भी देख सकते हैं आप, तो वो कौन जो आएगा आपका वो उसी चतुर्थांश का ही होगा। थीटा क्योंकि ये सेकंड में आ रहा है तो आप पहले लिख के दिखाएंगे थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी अब जो हमें थीटा का मान लिखना है वो सेकंड क्वाड्रेंट का लिखना है। और मैंने आपको बात बताई थी सेकंड क्वाड्रेंट का जो भी कोण होगा वो हम 180 में से माइनस करके लिखेंगे क्योंकि वो 180 से छोटा होगा। थर्ड का होगा तो 180 में प्लस करके लिखेंगे। अब वो कितना करना है माइनस, अब हम इस माइनस पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि माइनस तो इसमें इंक्लूड हो गया, हम तो केवल 1/√2 पे ध्यान देंगे। कॉस का मान 1/√2 कब होता है, 45 पे। साइन का मान 1/√2 कब होता है, 45 पे। कौन सेम आएगा, π/4। 45 का मतलब π/4, तो पाई माइनस π/4 यानी थीटा इज इक्वल टू 3π/4। ये देखिए कोण भी आ गया। अब आता है केवल लास्ट में ध्रुवीय रूप। वो था ये सूत्र, r का मान √2, थीटा का मान 3π/4। ये उत्तर है। ये मैंने आपको देखिए दोबारा बताया किसी संख्या को ध्रुवीय रूप में कैसे बदलते हैं। इसका सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करें, शायद एक क्वेश्चन आगे भी है, हो सकता है वो 15वां क्वेश्चन हो या 14वां क्वेश्चन, 15वां हो सकता है शायद, वो आप होमवर्क में कर सकते हैं क्योंकि एक ध्रुवीय रूप का क्वेश्चन आगे भी दे रखा है। चलिए वो होमवर्क में करेंगे आप। अब जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दो संख्याएं आपको दे रखी हैं। देखिए 10 क्वेश्चन में Z1 और Z2 जो दो संख्याएं हैं 2 - i और 1 + i, लेकिन हमें इस पूरी संख्या का मापांक निकालना है। Z1 + Z2 + 1 बटे Z1 - Z2 + i। Z1 का मान
2 माइनस आई, पहले मैं मान ही रख के सॉल्व कर रहा हूं, प्लस Z2 का मान 1 प्लस आई प्लस 1 बटे Z1 का मान 2 माइनस आई माइनस Z2। माइनस Z2 का मतलब देखिए इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी माइनस के 1 माइनस के आई, देखिए मैंने यही माइनस से गुणा करते हुए लिख दिया है, और प्लस के आई, ये हुआ देखिए। चलिए पहले एक बार और करता हूं इसको सॉल्व। मॉडुलस, ऊपर कुछ कैंसिल हो सकता है, देखिए यहां आई से आई तो कैंसिल हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, ये सिर्फ 4 ही बचा, बटे आई से आई यहां भी कैंसिल हुआ, 2 माइनस 1 1, ये बचा 1 माइनस आई, ये देखिए आ गया सिंपल होके। अब इस पूरी संख्या का अगर मुझे मापांक निकालना है तो या तो पहले मैं इसे मानक रूप में लेके आऊं, इसके संयुग्म से गुणा करके, यानी 1 प्लस आई से, उसका फिर मापांक निकालूं, और नहीं तो मैंने आपको एक त्रिगुण लिखवाया था, मैंने वो प्रूफ नहीं कराया था, शायद वो आप कराऊंगा मैंने ये बात आपको बताई थी कि अगर दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, ये भी खुद एक सम्मिश्र संख्या मान सकती हैं 4 प्लस 0i, तो दो सम्मिश्र संख्याएं अगर अंश बटे हर के रूप में हैं और अगर हमें पूरे का मापांक निकालना है तो दोनों का मापांक अलग अलग कर सकते हैं अंश बटे हर के रूप में, यानी अंश का मापांक बटे हर का मापांक, मॉडुलस 4 बटे मॉडुलस 1 माइनस आई। अब 4 का मॉडुलस यानी मापांक वो तो 4 ही होगा, और इसका मापांक मैंने आपको सीधा सूत्र जो लिखवाया था, वर्गमूल के अंदर वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। देखिए वास्तविक भाग कितना है 1 और काल्पनिक भाग कितना है माइनस के 1। जब हम काल्पनिक भाग की बात करते हैं तो आई नहीं लेते, उसका केवल गुणांक लेते हैं, माइनस के 1 आई, तो वो माइनस के 1 है, तो इसका मापांक 4 हो गया और इसका मापांक √1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, वो कितना आएगा देखिए 4 डिवाइडेड बाई 1 और 1 2 √2, और इसे अगर मैं कैंसिल करता हूं तो उत्तर आता है 2 √2। ये हो गया पूरी संख्या का मापांक। ये देखिए मैंने आपको करके दिखाया। ऐसा ही एक क्वेश्चन शायद हो सकता है आपको और भी दे रखा है जिसमें Z1 और Z2, लेकिन वो इस तरीके से आपको करना है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, Z1 इंटू Z2 बटे, शायद वो इसी तरीके से हो सकता है, उसका पहला पार्ट है ये, एक दूसरे पार्ट में इस तरह से लिखा है इमेजनरी 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट। तो ये बात तो मैंने आपको अभी बताई पिछले क्वेश्चन में, RE का मतलब वास्तविक रियल और IM यानी इमेजिनरी काल्पनिक। तो पहले आप इसे पूरी संख्या को सॉल्व करेंगे Z1 और Z2 के मान रख के, उसे मानक रूप में लेके आएंगे और उसका जो वास्तविक भाग होगा वो उत्तर आपका होगा केवल। ये मानक रूप में मान लीजिए आपके आती है 5 प्लस 3i, तो इसका वास्तविक भाग कितना है 5 उत्तर हो गया आपका। ऐसे ही यहां पे जो भी आपका उत्तर आए मानक रूप में चेंज करके उसका काल्पनिक भाग आपको केवल लिखना है। ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन नंबर, चलिए कोशिश करता हूं मैं इसी में यदि 14 है क्वेश्चन, यदि x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i, देखिए 14 क्वेश्चन नंबर मैं इसमें बता देता हूं, x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5i, ये पूरी एक सम्मिश्र संख्या है और ये माइनस के 6 से माइनस के 24i की संयुग्मी है, यानी ये जो इक्वल है वो किसके है माइनस के 6 माइनस के 24i, लेकिन इसके संयुग्मी, ये देखिए मैंने चिन्ह लगाया, ये जो सम्मिश्र संख्या है ये इस सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी है। अब इसे कैसे सॉल्व करें, चलिए मैं लिखता हूं यहां पर, मैंने इसकी मल्टीप्लाई की 3x प्लस 5xi माइनस के 3iy
माइनस के 5y(i²) इक्वल टू माइनस के 6 माइनस के 24i। मैंने मल्टीप्लाई की इसकी, और ये मल्टीप्लाई करके चलिए मैं मानक रूप में ही लिखूंगा। i² का मान कितना होता है? -1, तो ये प्लस के 5y हो गया। 3x प्लस 5y, ये तो मैंने एक साथ लिखे, प्लस इन दोनों में i कॉमन, 5x माइनस 3y इक्वल टू, हाँ अब देखिए एक गलती मैंने भी की है इसमें, इसका हमें संयुग्मी देखना है। मैंने सीधा यही कॉपी कर दिया। इसकी जो संयुग्मी होगी वो होगी माइनस के 6 प्लस के 24 है। मैंने संयुग्मी पे ध्यान नहीं दिया था, चिन्ह तो लगा दिया लेकिन ये लिखते वक्त ध्यान नहीं दिया था। माइनस के 6 प्लस के 24 है। अब देखिए ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो उसका वास्तविक भाग तो वास्तविक भाग के इक्वल होगा और काल्पनिक भाग काल्पनिक भाग के इक्वल होगा। यानी कि चलिए मैं यहां लिखता हूं 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस के 6, 5x माइनस 3y ये काल्पनिक भाग है इक्वल टू प्लस के 24। इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है। अब इन दोनों में देखिए गुणांक तो बराबर है ही नहीं। चलिए मैं गुणांक, या चलिए आपको ही छोड़ देता हूं, आप लोग पूरा कर सकते हैं इसको। इन दोनों समीकरणों को हल करके आप लोग खुद कंप्लीट कर लें। x का मान भी आ जाएगा, एक वास्तविक संख्या आएगी वो, और y का मान भी आ जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवाया, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14। 15 भी आप होमवर्क में कर सकते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन 15 तक ही करा रहा हूं इसमें, लेकिन देखिए वो त्रिगुण भी आपको मैंने कहा था प्रूव करके दिखाने हैं। चलिए वो भी आपको मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। देखिए जो मैंने आपको बताए थे त्रिगुण, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में लिखवाए थे, उसमें 2 त्रिगुण ये भी थे, लेकिन मैंने जब कहा था ये जितने भी प्रूफ्स हैं वो मैं आपको सब बाद में बताऊंगा। तो चलिए पहले आपको इस वीडियो में जो प्रूफ बता रहा हूं वो मॉडुलस वाले 2 प्रूफ बता रहा हूं, कॉन्जुगेट वाले नहीं। उसके तो 4 प्रूफ हैं, मॉडुलस वाले केवल 2 ही प्रूफ थे। और वो क्या थी प्रॉपर्टीज? अगर 2 संख्याएं z1 और z2 दोनों सम्मिश्र संख्याएं हैं तो इसका जो मापांक होगा वो इनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी z1 इंटू z2 का जो मापांक है वो होगा z1 का मापांक गुणा z2 का मापांक। और बिल्कुल ऐसे ही ये अंश बटे हर में भी रूल लगेगा। z1 बटे z2 का जो मापांक होगा वो किसके इक्वल होगा? z1 का मापांक बटे z2 का मापांक। अब ये प्रूफ कैसे करें? या तो मैं z1 को मानूं x1 प्लस i y1 और z2 को मानते हैं x2 प्लस i y2। कर सकते हैं आप लोग, दोनों को मान के बायां पक्ष निकालें दायां पक्ष निकालें, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा शायद उससे टिपिकल भी हो सकता है, लेंथी भी हो सकता है। मैंने इसलिए यहां जो संख्याएं मान रखी हैं z1 और z2 वो ध्रुवीय रूप में मान रखी हैं। और ध्रुवीय रूप का सूत्र आपने ये तो पढ़ रखा है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं तो इनके मापांक अलग होंगे, कोणांक भी अलग होंगे, इसलिए मैंने r1 पहले का तो मापांक मान लिया r1 कोणांक थीटा1 और दूसरी संख्या का मापांक r2 और कोणांक थीटा2। z1 और z2 ये दोनों सम्मिश्र संख्याएं मैंने ध्रुवीय रूप में ली। अब पहले देखिए अगर मुझे त्रिगुण 1 प्रूव करके दिखाना है तो मुझे इनकी गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो r1 गुणा r2 ये लिखा हुआ है, और इनकी अगर मैं गुणा करता हूं तो देखिए cos थीटा1 cos थीटा2 ये आ गया। इनकी गुणा करेंगे तो प्लस के i स्क्वायर sin थीटा1 sin थीटा2, i स्क्वायर कितना होता है? -1। ये मैंने वास्तविक भाग अलग कर दिया बिल्कुल। और जब इनकी भी गुणा करेंगे तो प्लस के i cos थीटा1 sin थीटा2 प्लस के i sin थीटा1 cos थीटा2, इसमें i कॉमन आएगा। ये मैंने इसलिए कर दिया एक स्टेप में, वास्तविक भाग अलग हो गया काल्पनिक भाग अलग हो गया। आप चाहें तो पूरा करके देख सकते हैं, यही आएगा, एक स्टेप और होगा बस एक्स्ट्रा, वास्तविक भाग अलग काल्पनिक भाग अलग। अब देखिए r1 इंटू r2 ये तो मैंने ऐसे लिखा हुआ छोड़ दिया,
अगर मैं आपसे कहूं त्रिकोणमिति, आपने ये सूत्र पढ़ा है त्रिकोणमिति में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका सूत्र होता है? कॉस ए प्लस बी। और ऐसे ही साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का। अब देखिए Z1 गुणा Z2 खुद एक सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि एक प्रूफ होती है इससे बात, क्योंकि यहां आई भी आ रहा है। और इसका उत्तर भी हमारा ध्रुवीय रूप में ही आया, क्योंकि देखिए ध्रुवीय रूप क्या होता है? R cos थीटा प्लस I sin थीटा। बाहर मापांक होता है, अंदर पूर्णांक होता है। पूर्णांक भी देखिए कोण दोनों जगह सेम होते हैं, हमारे भी तो सेम ही आ रहे हैं। देखिए जो यहां पे कोण आ रहा है वो यहां पे आ रहा है, R cos थीटा प्लस I sin थीटा। यानी इस संख्या का जो मापांक है वो ये हो गया, और इसी संख्या का जो पूर्णांक है वो ये हो गया। हमें चाहिए केवल मापांक, यानी मॉडुलस Z1 Z2। वो मैं चलिए आप लिखता हूं आपके सामने। इसका जो मापांक है वो देखिए सिर्फ ये है, R1 इंटू R2। और R1 किसके इक्वल है? Z1 के मापांक के, ये देखिए मैंने यहां लिख दिया। R2 किसके इक्वल है? Z2 के मापांक के, वो मैंने यहां लिख दिया। यानी मॉडुलस Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 इंटू मॉडुलस Z2। यही चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। कंप्लीट हो गई प्रूफ। इससे आसान लगा देखिए, इसलिए मैंने एक्स और वाई वाला मेथड नहीं किया। आप चाहें तो कर सकते हैं, शायद इससे थोड़ा लेंथी होगा। अब देखिए यही चीज अगर हमें भागफल वाले में दिखानी हो, Z1 बटे Z2, तो पहले तो मैंने Z1 का भी मान रखा, देखिए वो यही था। Z2 का मान वो ये है, मैंने यही मान रखी है। अब ये मानक रूप में तो नहीं है, मानक रूप में लाने के लिए इसके संयुग्मी से गुणा करनी है, यानी cos थीटा 2 माइनस I sin थीटा 2 से गुणा की, ऊपर भी और नीचे भी। R1 चलिए जब इनकी गुणा करेंगे तो इनकी गुणा तो देखिए बिल्कुल ऐसी की जैसे मैंने यहां पे किया। मैंने वास्तविक भाग अलग लिख दिया, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस के I स्क्वायर sin थीटा 1 sin थीटा 2, माइनस के I स्क्वायर तो प्लस के 1 हो गया, वो देखिए वास्तविक भाग। काल्पनिक भाग I sin थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस I cos थीटा 1 sin थीटा 2, I कॉमन लिया, वो देखिए यहां गया। और बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस बी स्क्वायर यानी I स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। I स्क्वायर खुद -1 होता है तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा 2, इसका मान 1 होता है। R1 बटे R2 मैंने अलग कर दिया। अब बचा केवल ये चीज लिखनी, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b प्लस I sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b। ये भी खुद एक सम्मिश्र संख्या है, ये तो होती ही है, और ये भी एक ध्रुवीय रूप में ही लिखी, क्योंकि देखिए कोण बिल्कुल समान है। इसका मतलब क्या है? अगर हमें ये प्रूव करके दिखाना है त्रिगुण नंबर 2, तो हमें सिर्फ इसका मापांक चाहिए, और जो इस संख्या का मापांक है वो देखिए ये है, क्योंकि बाहर मापांक होता है अंदर पूर्णांक, यानी कि R1 बटे R2। और R1 को क्या लिख सकते हैं? देखिए R1 मापांक किसका है? संख्या Z1 का, मॉडुलस Z1, बटे R2 मापांक किसका है? संख्या Z2 का, मॉडुलस Z2। यानी Z1 बटे Z2 का जो मापांक है वो Z1 का मापांक बटे Z2 का मापांक, यही प्रूव करके दिखाऊंगा। तो दो त्रिगुण तो चलिए मैंने इस वीडियो में ही आपको बता दिए। अब जो इसके संयुग्मी वाले त्रिगुण हैं वो इसके मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और जो विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं 16 से लेकर 20 तक, वो भी मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।